हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आरएस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रकाश चावड़ा। दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, कोल इंडिया सेलेक्टेड, यूपीएससी इंटरव्यू फेशनल 4 टाइम्स आरएस मेंस एक्सपीरियंस्ड। मेरा इंडिया आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप लोग नए हैं तो देखो यारों, टेलीग्राम को थोड़ा सा ठोक दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इसके साथ साथ ये जो आपका मेरा जो आरएस अड्डा नाम से यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप नए हैं और आरएस प्री के लिए कोई तकलीफ हो रही कि कैसे हम तैयारी करें, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर हैं 9950496952 है। इस पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों मेरा RAS अड्डा। RAS अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हैं उन सब के सॉल्यूशन बना करके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन करके उनकी व्याख्या करके सारे के सारे पेपर डाल दिए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, मैं राजस्थान जीके के डेली एक क्लास ले रहा हूँ सुबह 8 बजे। 5000 क्वेश्चन करवाएंगे अपन राजस्थान जीके के, और इंडियन पॉलिटी के 3000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसकी क्लास रोज होती है रात 9 बजे। ये सब कुछ चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन चिंता मत करिए, आपको 1 रुपया भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का सीधा ऐप डाउनलोड करना है, सब कुछ फ्री है। वहाँ भी बिल्कुल फ्री है, यहाँ भी बिल्कुल फ्री है। तो मित्रों, ये जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर्स के आरएस के पेपर, और वो आपको दिला सकते हैं इस आने वाले आरएस प्री में लमसम 30 से 35 क्वेश्चन। हम हमेशा यही बात करते हैं, और बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, यहीं पर मैंने डाले हैं। 91 का पेपर करवाया, 93 का किया, 95 का किया, 96 का किया, 98 का किया, और अभी 2000 का कर रहे हैं। एवरेज 3-3 क्वेश्चन हर पेपर से आए हैं 2021 के पेपर में। तो मोटा मोटी अभी तक के डिस्कशन से 17 से 18 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, जो 2021 में आए हैं। जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं, वो केवल कोर्स खरीदने में, किताबें पढ़ने में। अरे प्री ऐसे नहीं होता, मेंस में पढ़ना पड़ेगा नो डाउट, लेकिन प्री है प्रैक्टिस का गेम, और वो होता है MCQs खूब सारे सॉल्व करने से। तो मित्रों, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको पिछला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि 1999 सन 2000 के पेपर से टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। कितने? टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। 6 में से 3 मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, और 3 अभी यहाँ है। टोटल सन 2000 के पेपर में से 6 सवालों की व्याख्या पूरी मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो आओ बातें करते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अगर बिल्कुल न्यू हैं आरएस की जर्नी में, तो मैंने स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बनाया शानदार, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि कैसे आप बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे से इन 4 पॉइंट को कवर करके 100+ नंबर ला सकते हैं आरएस प्री में। इकोनॉमिक सर्वे 15 सवाल, पिछले सालों के पेपर 30 सवाल, राजस्थान जीके के सवाल टोटल 50 सवाल, जिसमें से 40 वही होंगे जो मैं करवा रहा हूं और जो मैंने किताबें बताई उस वीडियो में। और चौथा पॉइंट था अपना पॉलिटी के 15 सवाल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और करंट अफेयर में सिर्फ मूमल लानी है, 20 के 20 सवाल मूमल में से आपको मिलेंगे। अभी मत लाना, 1 महीना बचे तब लाना, अगले महीने। ओके, आओ बातें करते हैं मित्रों। ये है पहला क्वेश्चन, और अगर आपके पास में 2021 के ए सीरीज का पेपर है तो जाकर के देखो क्वेश्चन नंबर 19, और फिर जाओ सीधे सन 2000 के पेपर में, जहां पर क्वेश्चन है आपका तीज के बारे में। वहां पर पूछा था सन 1999-2000 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था तीज और गणगौर से रिलेटेड। जाके देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया होता, तीज और गणगौर वाला जो व्याख्या दे रखी है उसको पढ़ लिया होता, तो ये सवाल आपके लिए लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप था बिल्कुल। वैसे भी ये आपको आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इधर कजली तीज ऊपर लिखा हुआ था, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण, गणगौर।
और इधर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फागुन पूर्णिमा, भाद्रपद महा और चैत्र महा। आपको बताना है कौन सा त्यौहार कब आता है। तो आंसर तो सबको ही पता है अगर वो क्वेश्चन किया है तो। गणगौर कब मनाते हैं? एक राजस्थान में कहावत चलती है मित्रों, तीज तिवारा बावड़िया या तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गिणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गिणगौर। मतलब राजस्थान में जो त्योहार शुरू होते हैं वो तीज के साथ में शुरू होते हैं। कौन सी तीज? सावन वाली या भादवे वाली? सावन वाली तीज। तो सावन माह से जैसे ही तीज शुरू होती है यहाँ त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है। ले डूबी गिणगौर मतलब गणगौर आता है चैत्र माह में, और चैत्र में जैसे ही गणगौर निवड़ता है फिर 4 महीने तक अपने कोई त्योहार व्यवहार नहीं, क्योंकि फिर बरसात का मौसम आ जाता है, लोग खेतों में जाते हैं, फिर त्योहारों में शांति आ जाती है। तो तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गिणगौर। तो अब मैं इसके थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, पहले सॉल्यूशन की बात करता हूँ। अच्छा देखो जरा, अगर आपको सिर्फ 1999-2000 वाला वो सवाल अगर आपने किया होता जिसमें गणगौर और तीज के बारे में बताया गया है, और गणगौर भी आपको पता है कि चैत में आता है गणगौर, तो भाई साहब क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर सकते थे? अरे जल्दी बताओ। डी के अंदर 4 होगा, इसमें तो कोई दोहराया नहीं। डी में 4 होगा, और डी में 4 एक ही जगह है। हाँ, एक ही जगह में 9, तो आंसर सीधा हो जाएगा 1 2 3 और 4। कुछ करना ही नहीं था। इसीलिए कह रहा हूँ पिछले सालों के पेपर आपके लिए रामबाण है बिल्कुल। तो आंसर तो इसका मिल गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपन इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। देखो जरा, देखो कजली तीज, तो मैं कजली तीज और हरियाली तीज इन दोनों पर प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये 12 महीने के नाम कंठस्थ होने चाहिए। चैत्र, बैसाख, जैसेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह और फागण, ये 12 महीने। और चैत्र लगभग मार्च के आसपास में पड़ता है, 21 या 22 मार्च के आसपास में ग्रेगोरियन कैलेंडर से। हमारा जो संवत है वो चैत्र से स्टार्ट मानते हैं अपन। तो चैत्र से शुरू करना है, वापस चैत्र पे आना है, और फिर आ जाता है फागण। तो मित्रों जो अपनी तीज 2 है यहाँ पर, जो पहली तीज है उस पहली तीज को हम मित्रों कहते हैं सावणी तीज या हरियाली तीज या फिर छोटी तीज। सावणी तीज, हरियाली तीज या फिर छोटी तीज। तो याद करिए, आप अगर शादीशुदा हैं तो याद करिएगा, आप जो आपके शादी का जो पहला साल होता है उसमें पहली तीज जो आपके नवविवाहित वधू हैं वो पीहर जाती है, और ससुराल पक्ष वाले उसके लिए गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, जिसे हम सिंजारा कहते हैं, है ना, सिंजारा। तो सिंजारा इसी सावणी तीज से रिलेटेड है, और इसमें दोनों तीजों का महत्व यही है कि नवविवाहित हो चाहे कुंवारी कन्याएं हो, एक अच्छे वर की तलाश में पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, और एक खुशनुमा माहौल होता है। तो मित्रों जो ये सावणी तीज है, जो छोटी तीज है, ये मनाई जाती है आपके सावन में, ये तो दिख रहा है, लेकिन सावन में कौन सा? शुक्ल पक्ष की तीज है, मतलब है तो तृतीया। दोनों तीज में है तो तृतीया। सावणी तीज में सावन शुक्ल तृतीया, ध्यान रखना, इसको एस से एस कनेक्ट करना। सावणी तीज से शुक्ल, यानी सावन वाली जो तीज है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और दूसरी जो तीज है जिसका नाम है कजली तीज, कजली कह दो, कजरी कह दो, सातुड़ी कह दो, बूढ़ी तीज कह दो, बड़ी तीज कह दो, ये सारे नाम इसी एक ही तीज के हैं। ये मनाई जाती हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी वाली जो तीज है जो बाद में आती, पहले सावन आता है, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, तो पहले सावणी तीज आती है। जो छोटी तीज है वो मनाई जाती है सावन से शुक्ल, याद रह जाएगा, एस से एस, सावन से शुक्ल, शुक्ल तृतीया को। और भाद्रपद जो भादवे में, भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया है, उसको हम कहते हैं कजरी, कजली, बूंदी, सतुड़ी, बूढ़ी, ये सारे नाम भादवे वाली तीज के। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी मित्रों? इम्पोर्टेंट अपने लिए जो ज़्यादा फेमस जो होती है वो आपकी सावणी तीज है, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। तो अब इसमें आपको थोड़ा गौर करना है। इन दोनों तीज में ज़्यादा, ये नॉर्मली ये महिलाओं के त्यौहार है,
महिला सज संवर के जाती, बड़े एकदम मतलब खुशनुमा रहती है एकदम। अब शादीशुदा है तो समझ पाएंगे, मैं समझता हूँ। तो विंडो अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कजली तीज है, ये कजली तीज ये कहाँ की फेमस है, और जो सावणी हरियाली तीज है वो कहाँ की फेमस है। तो याद रखना, यूँ इसको आप मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई एक लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड ही समझ लो, या लड़की क्या मतलब आपकी पत्नी ही समझ लो। इसका नाम है मित्रों बूंदी। देखो गहरे गहरे मैंने बाल बनाए हैं, थोड़े ब्लैक बाल कान बना दो इसके, अच्छी लगेगी। ये लो साहब, एकदम बढ़िया डाई वाई करवा के। तो ये बूंदी नाम की एक लड़की है, और इस बूंदी नाम की लड़की से देखकर आप गाना गा रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी को देख के आप गाना गा रहे हैं। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा 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 मोहब्बत वाला, कजरे ने ऐसा डाला, जो भी है। तो कजरा जो है आप गा रहे हो बूंदी को देख करके, तो ये मोहब्बत आपको किससे है? बूंदी से है। हाँ, तो मित्रों कजरा मोहब्बत वाला बूंदी से आप कनेक्ट कर दोगे। कजरी तीज जो है वो बूंदी की बड़ी फेमस है, याद रह जाएगा, नो डाउट, टेंशन बिल्कुल मत लो। मेरे जो शब्द है ना वो कानों में आपके जा रहे हैं, और ये एग्जाम हॉल में आपको याद आएंगे। कजरी बूंदी, हाँ, कजरा मोहब्बत वाला, कजरे ने ऐसा मारा, बस। तो बूंदी की कजरी तीज फेमस है। तो हरियाली तीज कहाँ की फेमस है? हरियाली तीज जयपुर की फेमस है, ध्यान रखना। हरियाली तीज और सावणी तीज, ये सावन शुक्ल पक्ष, ये नॉर्मली आपके जयपुर में जो है मित्रों ज़्यादा फेमस है। जयपुर की सावणी तीज और बूंदी की कजरी तीज, सतुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये सारी बड़ी तीज ये आपके फेमस हैं बूंदी की। तीज का कॉन्सेप्ट खत्म। अब होली का तो मैं क्या बोलूं, होली तो सिंपल ही है साहब। फागुन माह की पूर्णिमा को हम होली मनाते हैं, होलिका दहन वगैरह, जो भी ज़्यादा मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। तो होली में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, दीपावली में भी ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं। होली होती है फागुन में, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तो ये रसिया वालम वाले गीत जो है होली को गाते हैं। तो फागुन, और फागुन के गीत भी हैं अपने, इन खेल में गोडा रगड़ी जे, हाँ, जो समझने वाले वो समझ रहे होंगे। तो फागुन माह की पूर्णिमा को होली मनाते हैं, इसमें तो कोई दोहराया नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ आता है पर्युषण पर्व। आप में से कितने लोगों को पता है पर्युषण पर्व किस अल्पसंख्यक समुदाय का है? तो आप कहोगे सर जैनों का है, बढ़िया बात है। ये पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और क्या होता है, देखो जैनों के अंदर दो संप्रदाय है, एक है आपके श्वेतांबर और एक है दिगंबर। एक है श्वेतांबर और एक है आपके दिगंबर। बताओ कौन से संप्रदाय वाले जो है वो सफेद कपड़े धारण करते हैं? बिल्कुल, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उनको कहते हैं श्वेतांबर। और दिगंबर, दिगंबर में दिक, दिक मतलब आसमान, अंबर मतलब वस्त्र, जिनका आसमान ही वस्त्र है, जो कपड़े धारण नहीं करते हैं, उनको कहते हैं दिगंबर। तो श्वेतांबरों का और दिगंबरों का दोनों के लिए पर्युषण पर्व है, दोनों ही भादवे में ही मनाते हैं। पहले होता है श्वेतांबरों का, और वो 8 दिन जो है वो पर्युषण पर्व मनाते हैं। और श्वेतांबरों के अंतिम 8वें दिन एक प्रोग्राम होता है जिसको संवत्सरी कहते हैं, संवत्सरी। इसी संवत्सरी के दिन क्षमा याचना पर्व मनाए। क्षमा पाणी जैसे आपने सुना हो, सब आप क्षमा मांगते हैं, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो क्षमा याचना पर्व संवत्सरी के दिन 8वें दिन जो श्वेतांबरों का है उसके अंतिम दिन हम मनाते हैं। उसके बाद में मित्रों फिर दिगंबरों का पर्युषण शुरू होता है। दिगंबरों का पर्युषण 10 दिन चलता है, और इसको कहते हैं 10 लक्षण पर्व। ध्यान रहे, इसको कहा जाता है मित्रों 10 लक्षण धर्म या 10 लक्षण पर्व। तो दिगंबरों का 10 लक्षण है और श्वेतांबरों का संवत्सरी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। संवत्सरी जैनों का है, लेकिन कौन से जैनों का है? श्वेतांबरों का है। जबकि 10 लक्षण धर्म ये किसका है? दिगंबरों का है। ये 10 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। बढ़िया। लास्ट एंड फाइनल मित्रों गणगौर। अभी गणगौर वही वापस, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर समस्त त्योहारों का एंडिंग पॉइंट है। उसके बाद 4 महीने छुट्टी।
ये मन होली के जस्ट दूसरे दिन गणगौर शुरू हो जाता है और चलता है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक। ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक गणगौर चलता, 17-18 दिन तक गणगौर पूजन किया जाता है। इस वर्ड को अगर मैं तोड़ूं, गण है भोले शंकर शिव शंकर और गौर माँ पार्वती गौरी, यानी गणगौर में जो पूजा की जाती हैं, शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं, स्पेशली कन्याएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, जिनके पति नहीं है, अच्छा वर पाने की लालसा के तौर पर ऐसा मानते हैं। ये तीज हो, कजली तीज हो, गणगौर हो, ऐसी किंवदंती है कि माँ पार्वती को प्रेम हो गया था भोले शंकर से, बट भोले शंकर ने कहा कि भाई मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपके लिए तप कर सकती हूँ। क्योंकि 108 वर्ष तक माँ पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की और फिर शिव जी खुद प्रकट हुए और पति के रूप में उनको मिले। तो उसी को लेकर के ये इन तीनों त्योहारों का लगभग एक सा मामला है। ये महिलाओं के फेवरेट त्योहार होते हैं, बिल्कुल। तो ये क्रिस्टल क्लियर है, बोलो, याद होने चाहिए। पढ़ना है तो इस टाइप से पढ़ो, एक एक सवाल की बाल की खाल निकालो, तब आप वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले का अ न, दूजे का ब न, तीजे का स, ऐसे तो भले 1 लाख सवाल कर लोगे ना, उससे भी मामला नहीं बैठता, बिल्कुल। दूसरे सवाल की तरफ हम आते हैं कि सूचना के अधिकार का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है। वैसे तो इस प्रश्न का आंसर आप खुद ही दे सकते थे बिना कुछ पढ़े। भले ही आपको सूचना के अधिकार की ABCD भी नहीं पता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को रगड़ सकते थे, बिल्कुल रगड़ सकते थे। कैसे? देखो, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, नागरिकों का सशक्तिकरण करना, महिला, पिछड़े, वृद्ध या बच्चे, जो कमजोर तबका है समाज का, उसके कल्याण के लिए कार्य करना, और या फिर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना। इनमें से कौन सा सही? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है? मेरे दिमाग ने तो एग्जाम में भी यही बोला था और अब भी यही बोल रहा है, C फॉर कैट इज द परफेक्ट आंसर। क्योंकि मित्रों देखो, आपको थोड़ी सी जानकारी हो कि सूचना का अधिकार क्या है। होता क्या है कि देखो, अभी सन 2000 से पहले सरकार क्या कर रही है, पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी मजदूरी मिली। याद करो, मनरेगा के अंदर कितने बड़े भ्रष्टाचार सामने आए थे। लोग जो मर गए हैं उनका भी जो है मजदूरी, वो जो मेड रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, मनरेगा का जो हेड होता है ग्रामीण स्तर पर, वो उठा रहा था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था अंदर क्या चल रहा है। तो फिर अपन बात करते हैं अरुणा राय, और यही मैं कह रहा हूँ कि 1999-2000 के पेपर में क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार को लाने में किस महिला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आंसर उसका था उस टाइम अरुणा राय। और उस सवाल को जब आप पढ़ोगे तो क्या सूचना के अधिकार के बारे में नहीं खंगालोगे? मैं जो कह रहा हूँ ना 35 से 40 सवाल, वो ऐसे नहीं कि सर सीधे सवाल आ गए। मैं कह रहा हूँ सवाल जो आए हुए हैं पिछले पेपर्स में, उनकी बाल की खाल निकाल के जाओ, तब मजा आएगा पेपर में। मैं तो 30 तो कम बता रहा हूँ, 50 सवाल भी हो सकते हैं पेपर के अंदर, बिल्कुल। तो मित्रों, तो अरुणा राय के प्रयासों से सूचना का अधिकार लाया गया। सूचना के अधिकार का उद्देश्य यह है कि जनता जो है वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ले सकती है कि सरकार क्या कर रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, अधिकारी क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह, मतलब बहुत कुछ। RTI एक्टिविस्ट कितने हो चुके हैं, तो इसको लेकर के यानी हम सरकार के बारे में जान सकते हैं। अब मुझे बताओ, महिलाओं और कमजोर तबकों का कल्याण हो जाएगा, वो तो एक बहुत दूरदर्शी बात हो गई ना। ये तो सीधे सीधे ऑप्शन है, A, B और D तो सीधे ऑप्शन है। लेकिन महिलाओं और कमजोर तबकों के कल्याण के लिए तो सरकार विभिन्न योजनाएं लाई हैं। दिव्यांग मिशन है, या प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, पेंशन योजना है, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो ये योजनाएं लाई है, तब जाके महिलाओं, वृद्धों और पर्टिकुलर तबका जो है वो आगे बढ़ पाया है। तो सूचना के अधिकार का उद्देश्य महिलाओं और कमजोर तबकों का कल्याण करना नहीं था, ये सारे थे, बिल्कुल। अब थोड़ा सा अपन इसकी गहराई में उतरते हैं। कौन सा? सूचना का अधिकार। अच्छा सुनो, मित्रों, अरुणा राय 22 साल के अंदर IAS बन गई थी। समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ पर्सनैलिटियाँ कैसी कैसी होती हैं।
22 ईयर्स में वो आईएएस बन गई और 2-3 साल सर्विस की, फिर कहा बंदी ने नहीं आया, मैं इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुई। आईएएस जैसी पोस्ट इन्होंने छोड़ दी और एक समाज कल्याणकारी महिला के रूप में आगे बढ़ी। और आज देखो कितना नाम, अरुणा राय। तो अरुणा राय 1996 की बात है मित्रों, 1996 की बातें हैं। और इनका मेन जो डोमेन था काम करने का वो अजमेर का ब्यावर। अब ब्यावर अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो हम अजमेर की जगह क्या डील करेंगे साहब, ब्यावर। तो इन्होंने देखा कि भाई सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, पंचायत जिनको इम्प्लीमेंट कर रही थी, पंचायत स्तर पर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था। इन्होंने पूछा उनसे भाई ये क्या कर रहे हैं, तो इनको भी इन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, ये वो फालतू बहानेबाजी की। तो इनके समझ में आ गया था कि ये यहाँ पर लूप होल है, हमें भी भाई पैसा किसका, जनता का है, और लग किसके लिए रहा, जनता के लिए। और जनता को नहीं पता हो कि पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ को जा रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे हम जान सकें। और इसी को लेकर इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। नाम याद रखना, ये भी सवाल आ चुका है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन की प्रणेता कौन थी, अरुणा राय। MKSS ये संगठन बनाया और इस संगठन के बैनर तले भाई साहब 1996 में ब्यावर में एक महापड़ाव हुआ, सरकार के खिलाफ महापड़ाव हुआ। और उस महापड़ाव को देखते हुए सरकार को भी समझ में आ गया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार ने सन 2000 में, ध्यान रखना केंद्रीय स्तर पर तो 2005 में आया, हमने तो सेंट्रल लेवल पर आने से पहले ही आरटीआई अधिनियम अपने राज्य स्तर पर बना लिया था। याद रखना, राज्य स्तर पर सन 2000 से ही आरटीआई काम कर रहा था। लेकिन ये तो राष्ट्रव्यापी मांग थी, हर राज्य में ये समस्या थी। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार जो है 12 अक्टूबर 2005 को, ध्यान रखना ये डेट, 12 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म दिवस क्या है, 2 अक्टूबर, उसमें 10 जोड़ दो, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। और इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में मित्रों अधिनियम बना। इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए 13 अप्रैल 2006 को, एक साल बाद में, यहाँ 5 की बात है, यहाँ 6 की बात है। और इसी के तहत 18 अप्रैल, 5 दिन बाद में, हमने राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कर दी। यानी राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसकी डेट थी मित्रों 18 अप्रैल 2006। अब तीनों डेट पे आते हैं, तीनों डेट पे, कि राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया, 12 अक्टूबर 2005 को। बढ़िया। उसी को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाई, आंसर है 13 अप्रैल 2006। और उसी के तहत राजस्थान में सूचना आयोग का गठन कब किया, जस्ट 5 दिन बाद में, 18 अप्रैल 2006। ये तीनों डेट आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए, जिस तरह गर्लफ्रेंड के नंबर छिपे हुए हैं आपके दिल में, बिल्कुल 18 अप्रैल 2006 को। फिर 2 सवाल और हैं कि पहले सूचना आयुक्त कौन बने थे। तो पहले सूचना आयुक्त बने थे MD कोरानी साहेब। और अभी कौन है मित्रों, अभी हैं आपके देवेंद्र भूषण गुप्ता, कार्यवाहक हैं, या अभी प्रॉपर तो इनका नहीं है अपॉइंटमेंट, देवेंद्र कुमार भूषण। साइट पे मैंने देखा तो मुझे ये नाम मिला है, देवेंद्र भूषण। पहले वो कौन थे, DP साहब थे, कौन थे, तो देवेंद्र भूषण गुप्ता अभी हमारे राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं। हमारे सूचना आयोग में 1+10, एक अध्यक्ष होगा, एक आयुक्त होगा, मुख्य आयुक्त, और 10 अधिकतम आयुक्त हो सकते हैं। बट प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे यहाँ पर एक आयुक्त हैं और 4 जो हैं वो इसके अन्य आयुक्त हैं। एक मुख्य आयुक्त हैं और 4 अन्य आयुक्त हैं। टोटल 5 जो है वो सूचना आयोग में सदस्य। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, RTI एक्ट की धारा 15 कि जितने भी राज्यों में सूचना आयोग बने उसका आधार सेंटर वाला जो RTI एक्ट है उसकी धारा कौन सी है, कम ऑन,
धारा है मित्रों 15, 15, 15, 4-5 बार बोलो बिल्कुल। बाकी ये नॉर्मल सी बातें हैं कि जो सूचना आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन वो क्या मन से ही कर देगा कि आ जाओ भाई, आप आ जाओ, बोब जी आ जाओ, श्याम जी आ जाओ, तुम बन जाओ आयुक्त? नहीं, इसके लिए कमेटी बनती है। इस कमेटी में कितने आदमी है रे सांबा? 3 है। मुखिया, मुख्यमंत्री, ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और एक विपक्षी पार्टी का जो लीडर होगा यानी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, और एक अन्य कोई मिनिस्टर होता है। ये 3 लोग मिलकर के नाम देते हैं और गवर्नर अपॉइंट करता है। हटा कौन सकता है? हटाने का अधिकार भी गवर्नर को ही है, लेकिन ऐसे नहीं हटा सकता। इसकी बाकायदा जांच होगी। असमर्थता, कदाचार, दिवालियापन, बैंक करप्ट जो भी है वो अपना हाईकोर्ट जांच करेगा। जांच में अगर सही पाया जाता है तो गवर्नर उसे हटा सकता है। कार्यकाल कितना होता है इनका कि पहले तो 5 वर्ष या 65 वर्ष था, 5-65 था, लेकिन अभी 2019 में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है आरटीआई एक्ट में। अब केंद्र ने कहा भी हमारी इच्छा, हम समय समय पर यह तय करते रहेंगे कि किसको कितने सालों तक रहना है। ये केंद्र की तरफ से अभी ब्यौरा है, तो अभी ये ध्यान रखना। और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना। और ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य सरकार को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो मैंने बताई हैं। देखो यहाँ लिखी गई हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रहे, हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। ये सारे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन था मित्रों 99-2000 के पेपर में एक सवाल था कि भाई एससी और एसटी का प्रतिशत किस राज्य में कितना है, एक ऐसा सवाल है। तो उस सवाल की जब हम व्याख्या देखते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं है, ये अपने डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। अगर उस क्वेश्चन को बहुत गहराई से अपन उसकी व्याख्या तैयार करके जाते हैं तो ये सवाल हो सकता था, अन्यथा ये सवाल छोड़ने का था। तो पूछा भी क्या, देखो आरपीएससी बड़ी चालाक बन रही है। उसने पहला नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि भाई राजस्थान में एसटी जनसंख्या का वो भी प्रतिशत है, ऑल ओवर जनसंख्या नहीं, किस राज्य में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत दूसरे स्थान पर सर्वाधिक है? पहले नंबर वाला नहीं, दूसरे नंबर पे जो मैक्स है उसकी बात बताओ। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजातियां एब्सोल्यूट नंबर में, कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा एसटी की कहाँ है? उदयपुर में, एब्सोल्यूट में हो, परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज का मामला अलग हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ मान लो 5000 लोग हैं, ठीक है, और जनसंख्या 5 लाख है, तो ये लमसम आपका कितना बैठ गया? 1% के आसपास, हाँ बराबर। तो अभी ऐसे में तो आप इसको नहीं बैठ सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हमें परसेंटेज में पूछा है, मतलब ऑल ओवर जनसंख्या के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में कौन है। तो अगर आपने 2011 का पॉपुलेशन डेटा पढ़ा है तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा की जनसंख्या का 72% एसटी है। जितने लोग बांसवाड़ा में रहते हैं उसका 72% अनुसूचित जनजातियां हैं। दूसरे नंबर पर है डूंगरपुर और तीसरे नंबर पर है उदयपुर। ऑल ओवर नंबर में टॉप कौन है? उदयपुर है, जबकि सेकंड नंबर पे परसेंटेज में फर्स्ट कौन है? बांसवाड़ा, सेकंड डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर। तो आंसर तो इसका डूंगर ऊपर डूंगरी उस पे नाचे मोर, डूंगरपुर ही था। बाकी ऑल ओवर ये व्याख्या यहाँ पर दे रखी है। सबसे कम एसटी की पॉपुलेशन कहाँ है मित्रों? नागौर में, जो सिर्फ 0.2% है, और दूसरी बीकानेर में हो जो 0.4% है, ओनली 0.4%। और साथ में मित्रों राजस्थान में अगर मैं कहूँ कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो 13.5% है, और एससी की पॉपुलेशन 17.8% है। ये कुछ डेटा है जो हमें दिमाग में रखने हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके, उम्मीद करता हूँ। मित्रों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेंस के समय मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं झंडे गाड़ दूंगा, क्योंकि
मैंने तैयारी जो की है वो यूपीएससी लेवल की है मित्रों। मैंने आरएस को कभी सीरियस लिया नहीं, सही बताऊं तो। और मेरे मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मैं एक टांग कमाने में है, एक टांग क्या मतलब पूरी टांगें कमाने में लगाई हुई, साथ में आरएस कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। ख्वाब मेरा यूपीएससी का था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, आरएस में दे रहे हैं, पर मेरा जो ड्रीम है वो एज एजुकेटर के रूप में फेमस होना है। और साथ में तैयारी तो कर ही रहा हूँ, बनना तो ही है। आरएस बनने के लिए जब अपन पैदा हुए हैं और समय लग रहा है। इस बार भी 4 नंबर से रहा मित्रों। 2017-18 में जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं 338 नंबर मेरे थे और 350 का टॉप था। पहले अटेम्प्ट में 12 नंबर से रहा, फिर 7 नंबर से, फिर वापस 11 नंबर से, इस बार 4 नंबर से। कुल मिला के गाड़ी दौड़ रही अंदर, पर अंदर घुसने का मौका नहीं मिल रहा। पर इस बार फाड़ देंगे पूरा। साथ रहें और थोड़ा तबीयत का ध्यान रखें, मनोरंजन वगैरह कर लिया करो, थोड़ा डांस वांस कर लिया करो, एनर्जी ले लिया करो। और अगर आप नए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ मैं डेली मेरा एक डांस भेजता हूँ। एंजॉय करो और मस्त रहो, चिल रहो। ओके बाबा, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।